चंद्रशेखर जी, आपके पास आऊंगी। हम पहले मार्जिन की बात कर रहे हैं जो आदमपुर में कोई 22,669 वोट्स का जो मार्जिन है, आप इसको किस तरह से देखते हैं? नहीं, मैं समझता हूँ कि इसमें भाजपा के लिए एक बहुत बढ़िया खबर नहीं है ये। अगर बहुत ज्यादा मार्जिन ज्यादा जो बढ़ना चाहिए था वो नहीं बढ़ पाया, हो सकता है इसमें समय लगे। ये इनकी बात थी कि कटारे जी की 2 माह का समय अभी मिला है। 2 माह में शायद ज्यादा कोई भी राजनीतिक दल अपना जनाधार एक जादुई ढंग से शायद विकसित न कर पाए। हो सकता है आने वाले वक्त में ये अपने लिए एक बेहतर खबर भी तैयार कर सकें, लेकिन फिलहाल ये है कि इस वक्त जो स्थिति है उसके मुताबिक कोई भाजपा के लिए भी आत्मविश्लेषण का समय है, इनेलो के लिए भी आत्मविश्लेषण का समय है। वही इनेलो जो आदमपुर में सिर्फ 2 माह पहले उस क्षेत्र में नंबर 2 पे आई, मात्र कुछ हजार वोटों से वो लोग हार गए, मात्र कुछ हजार वोटों से, और नंबर 2 पे रहे। आज एकाएक इतना जो पतन हुआ है वोटों के पैटर्न में, वो नहीं होना चाहिए था जी। तो ये है दोनों के लिए आत्मविश्लेषण का समय। और राजनीतिक जो अपना आज का जो राजनीतिक जो अपना मानचित्र है, इसमें ये बात मान के चलनी चाहिए। उपचुनाव जो है वो हमेशा इलेक्शन मैनेजमेंट, आजकल हर चीज मैनेजमेंट के हिसाब से चलती है। Absolutely. ये इलेक्शन मैनेजमेंट होती है। इसमें हम आगे पीछे ये सवाल पूछते हैं कि जो वोट है वो कैंडिडेट को पड़े हैं या पार्टी को पड़े हैं। यहाँ पे मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगी, कैंडिडेट को पड़े हैं, पार्टी को पड़े हैं या फैमिली को पड़े हैं? मैं समझता हूँ कि ये वैयक्तिक अधिकार, वैयक्तिक जनाधार की बात है। अगर रतिया में कोई प्रभाव पड़ा है तो वो भी वैयक्तिक रूप से पड़ा है, और शायद उनका कैंडिडेट ज्यादा मुखर था। और अगर आदमपुर की बात करें तो आदमपुर में भी जैसे वैयक्तिक आधार पे जो है वो जनाधार जो है वो चला है इस बार। और ये इस बार नहीं बल्कि उपचुनावों में, विधानसभा उपचुनावों में विशेष रूप से स्थानीय मुद्दे हमेशा हावी रहते हैं। राष्ट्रीय मुद्दे, ना महंगाई मुद्दा है, ना भ्रष्टाचार मुद्दा था, ना लोकपाल मुद्दा था। ये मुद्दे हाशिए पर सरक जाते हैं और चुनावी प्रबंधन मुख्य भूमिका निभाता है। सहगल साहब, आप बताइए, आपने सबको सुना, कटारे जी को सुना, विद्रोही जी को सुना, चंद्रशेखर जी को सुना, आप इसके बारे में अपनी क्या राय रखते हैं? मैं समझता हूँ जो कटारे जी ने बात जहाँ से शुरू हुई थी, जो त्रिखा जी ने भी आगे उसको लिया है। मूलतः आदमपुर की बात ये मान के चला जाना चाहिए कि वो भजन लाल जी का बहुत मजबूत गढ़ रहा है, और इतनी देर के बाद भी उनकी बहू चुन के आई है। उससे पहले लोकसभा के कुलदीप चुन के आए थे हिसार से। तो उसको 2 दृष्टि से देखा जा सकता है। एक तो ये कि भाई इनकी कोई उपस्थिति, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस तरह से हरियाणा कांग्रेस जो भी है, जनहित कांग्रेस है, उसने अपनी उपस्थिति जाहिर की है जी। भले छोटे नंबर हो, लेकिन उन्होंने इसको लिया है। हम इसे एक दृष्टि से परिवारवाद का भी देखते हैं, लेकिन परिवारवाद के रहते हुए भी कमजोर तो लगा नहीं। मगर जो बीजेपी के साथ उनका जो अलायंस है, उनसे भी उनको बेनिफिट पहुंचा है। मिला, बिल्कुल मिला है, पर वो उतना ज्यादा नहीं जी। वो एक शुरुआत है, और ये मान के चला जाना चाहिए कि अगले वर्ष चुनाव होने हैं, तो ये उपचुनाव एक तरह से पॉइंटर होते हैं जी। आने वाली राजनीति के होते हैं, आने वाले समीकरण के होते हैं, भी कौन क्या क्या कैसे होगा। तो उस दृष्टि से मैं फिर यही समझता हूं कि इसमें इन इलेक्शन में आदमपुर में एक, जैसे त्रिखा भाई कह रहे थे, आत्मविश्लेषण का समय है। इन पार्टियों को देखना है कि अगर उन्हें अपनी मजबूत पैठ बनानी तो वो कहाँ चले और कैसे चले, ये उसका एक संकेत है जी। चंद्रशेखर जी, काफी सरप्राइजिंग पोल रिजल्ट रहा रतिया में। कांग्रेस ने इस सीट को 29 वर्षों के बाद जीता है। आप इस जीत को किस तरह से देखते हैं? नहीं, ये कांग्रेस के लिए एक सुखद खबर है। वो उनका मनोबल एकदम से पार्टी का गिरा हुआ था हिसार संसदीय चुनाव के बाद, और गिरे हुए मनोबल में अगर पार्टी के लिए एक प्रतिष्ठा का सवाल था और पार्टी ने अपने ढंग से उसका प्रबंधन किया और वो प्रबंधन की विजय हुई। जहां तक मैं समझता हूं कि रतिया में इनेलो का भी एक जनाधार था, और इनेलो ने एक, शायद मुझे लगता है कि विश्लेषण के आधार पर एक गलती है कि अगर आप इस बात का एहसास नहीं करते कि अब नया वोटर आ गया है, युवा मतदाता बहुत भारी संख्या में आ गया है, लोग ज्यादा जागरूक हैं, मीडिया ने उनको जागरूक किया है, मुद्दे जो है ज्वलंत मुद्दे सामने आए हैं, ऐसे में आपको एक मुखर प्रत्याशी देना होगा जो उनकी बात कह सके। अगर आप कहीं मुखर प्रत्याशी नहीं दे पाते तो संवेदना की या सहानुभूति की लहर के बूते पर चुनाव शायद जीतना आज के युग में मुमकिन नहीं है। कोशिश की थी इस बार, लेकिन सहानुभूति की बजाय अगर वो किसी मेरिट के आधार पर किसी युवा को खड़ा करते तो शायद परिणाम बेहतर आते उनके लिए जी। लेकिन
ये मैं फिर कहता हूं कि इसमें स्थानीय जो मुद्दे हैं वो ज्यादा हावी होते हैं, स्थानीय प्रबंधन ज्यादा हावी रहता है, और आप इसको प्रादेशिक राजनीति के क्षेत्र में को बहुत बड़ा संकेत चिन्ह मैं इसको मानने को तैयार नहीं। मैं विद्रोही जी से बात करना चाहूंगी। विद्रोही जी, आप हमें बताइए, कांग्रेस ने यहाँ पे 29 वर्षों के बाद यहाँ पर जीत हासिल की है, आप इसको किस तरह से देखते हैं और आपके पार्टी के लिए आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी संजीवनी का इस जीत ने काम किया है। 29 साल बाद एक सीट को जीतना एक ऐतिहासिक विजय है, और हम ये मानते हैं कि मतदाताओं ने झूठ और लूट की राजनीति की बजाय विकास की राजनीति को महत्व दिया है। जब हिसार के उपचुनाव का रिजल्ट आया था, तब भी कटारिया जी इसी स्टूडियो में बैठकर बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे। तब भी मैंने कहा था कि वे तत्कालिक जातीय ध्रुवीकरण से लोकदल और हजका को फायदा हो गया, लेकिन कालांतर के अंदर जाकर प्रदेश की जनता विकास की राजनीति को तवज्जो देगी, और विकास की राजनीति के अंदर निश्चित रूप से कांग्रेस उसमें कामयाब होगी। और उसी का ये परिणाम है कि कांग्रेस को 46,713 मत विगत चुनाव में मिले थे रतिया से, अब हमारे मतों के अंदर 18,300 से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है, और चौटाला जी के मतों के अंदर केवल 2,000 की बढ़ोतरी हुई है। और जैसे ये कह रहे थे कटारिया जी, शायद इनको जानकारी नहीं, हजका गठबंधन को और बीजेपी को, दोनों को मिलाकर 8,000 कुछ वोट तो मिले थे बीजेपी को, और 13,500 वोट मिले थे हजका उम्मीदवार को रतिया के पिछले चुनाव के अंदर। लगभग 22,000 वोट मिले थे। अब इनका वोट केवल 18,000 रह गया। इनका गठबंधन के बाद इनका वोट गिरा है, और मतदाता ने हजका के और बीजेपी के जो तत्कालिक गठबंधन हिसार में जो सफलता मिली थी उसको बुरी तरह नकार दिया, और बिना प्रोग्राम के, बिना किसी कोई नीतियों के हुए इस गठबंधन को प्रदेश की जनता स्वीकार करने को तैयार नहीं। वहीं रतिया जैसे लोकदल के पुराने गढ़ के अंदर ओम प्रकाश चौटाला के प्रयास के बावजूद, पूरी ताकत लगाने के बावजूद उनकी 13,000 के करीब वोटों से हुई हार ये इंगित करती है कि जो ये दावा करते थे इनेलो कि वो कांग्रेस का विकल्प बनेंगे, रतिया और आदमपुर के दोनों चुनावों का जो परिणाम पर अगर आप गहराई से अध्ययन करो तो दोनों ने साफ संदेश दे दिया है कि कांग्रेस का विकल्प चौटाला जी नहीं है, कांग्रेस का विकल्प हजका और विद्रोही जी, मैं कटारिया जी को यहाँ पे एक मौका देना चाहूंगी। कटारिया जी, एक तो इन्होंने ये बात कही है कि इस बार जो अलायंस था उसकी वजह से एक बेटर परफॉर्मेंस जो थी वो एक्सपेक्ट की जा रही थी यहाँ पर, स्पेशली हिसार लोकसभा बाईपोल के रिजल्ट्स आने के बाद, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, बेटर जो एक्सपेक्टेशन थी वो पूरी नहीं हो सकी, लेकिन विद्रोही जी जो कह रहे हैं आदमपुर का नाम नहीं ले रहे हैं, रतिया की रट लगाई हुई है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी केवल एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की पार्टी रह गई है? श्रीमती सोनिया गांधी जी की पार्टी, क्या वो रतिया की पार्टी रह गई है? और रतिया में भी इन टोटल उनको 13,000 वोटों से जो है वो हार पड़ी है। अगर इन टोटल में लगाया जाए और किस तरह से वहां पर मैं वो भारत के जो महान पूजनीय व्यक्ति हैं जिनको महात्मा गांधी जी हम कहते हैं, लेकिन वो जो 1000 के नोट पर महात्मा गांधी जी जो छपा हुआ दिखता है, रात को जिस तरह से वो चला है, मैं तो रतिया के अंदर था, महात्मा गांधी जी जो 1000 के नोट पर छपा हुआ है, रात को रतिया की गलियों में जिस तरह से वो चला है, उसने जो अपना रंग दिखाया है, शराब की पेटियों ने जो अपना रंग दिखाया है, और जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने अपना ये सोच लिया था कि अगर रतिया नहीं जीतते तो बोरी बिस्तरा गोल करके हरियाणा से जाना पड़ेगा, इसलिए कोई भी हथकंडा अपनाया जाए तो कहीं ना कहीं मुंह दिखाने लायक तो कोई बात बन सके। अब ये उनकी बात हमने उसमें आदमपुर का नाम नहीं ले रहे हैं। हमने इस शो को एक सीमित समय में खत्म करना है। मैं अब आईएनएलडी की बात करना चाहूंगी यहाँ पर। ये जो पोल हुई है ये मेजर सेटबैक हुआ है आईएनएलडी के लिए। रतिया अगर देखा जाए तो वो स्ट्रांग होल्ड माना जाता है जो हमारे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं ओम प्रकाश चौटाला जी के। पार्टी ने है असेंबली पोल्स में यहाँ पर 2000, 2005 और 2009 में जो है वो जीत दर्ज की है। तो आपके हिसाब पर इस सीट पर अगर देखा जाए तो जनता ने किस को वोट दिए? कैंडिडेट को वोट दिया कि पार्टी को वोट दिया? देखिए, मैं तो डेमोक्रेसी में जो भी रिजल्ट आया, बीइंग ए डेमोक्रेट, मैं उसको स्वीकार करता हूं, लेकिन वहां पर जमीन के ऊपर जो मैंने देखा है कि इट इज ए विक्ट्री ऑफ मनी, लिक्वर और मसल पावर्स जी। और एडमिनिस्ट्रेशन ने जो वहां पर धांधली की है,
जिस तरह से बिजली के खंभे डलवाए गए, जिस तरह से वहां पर आंगनबाड़ी की वर्कर्स को बुला के उनको डायरेक्ट किया गया, जिस तरह से सरपंचों को बुला के धमकाया गया कि मेरे 3 साल अभी बाकी हैं, जी, अगर आप अपने गांव का विकास चाहते हो तो कांग्रेस के साथ चलो, नहीं तो 3 साल के अंदर पहले ही तुम्हारा यहां रगड़ा लगा हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। और उनको जिस तरह के प्रलोभन दिए गए हैं, इट इज द रिजल्ट ऑफ दैट प्रलोभन। विजय सहगल जी, आपको नहीं लगता कि आईएनएलडी के लिए ये काफी बड़ा सेटबैक है? देखा जाए तो इस सीट को उन्होंने सिंपैथी वेव से जीतने की वो कोशिश कर रहे थे। जी, मैं समझता हूँ तो सीधा स्पष्ट इसमें संदेश है, सीधा धक्का है, आघात है, और वो जो एक्सपेक्टेशंस थी उन पे ये दल खरी तरह से नहीं उभर पाया। जी, और जो हम विकल्प की बात करते हैं, विकल्प बनाने के लिए अभी मुझे लगता है समय और प्रयास की आवश्यकता रहेगी। और आज ये बात सही है, इन उपचुनावों ने ये तय कर दिया है कि आज का आम आदमी अब व्यक्तिवाद, परिवारवाद या मुखौटों से हटके वो ठोस मुद्दे चाहता है, बेहतरी चाहता है, तो उस लिहाज से ही वो उसको परखता है। यदि ये बात, जैसे कटारिया जी भी कह रहे हैं, यदि ये बात है कि इन चुनावों में इस तरह की धांधलियां हुई हैं, तो देयर इज ए प्रोसेस, वी शुड गो इन फॉर दैट प्रोसेस। वी मीन्स द पार्टी शुड गो इन फॉर दैट प्रोसेस, क्योंकि उसके बिना स्वस्थ आप चुनाव प्रक्रिया कैसे रह सके? मैं अभी यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लूंगी। ब्रेक के बाद हम हिमाचल के बारे में बात करेंगे। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जल्द ही वापस लौटेंगे।